विषयों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में ईएसआईसी से ही एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री जयप्रकाश सर। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में। और सर को यदि मेरी आवाज आ रही हो तो सर कृपया इस सेशन को टेक ओवर करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। सर आवाज मेरी आ रही है जयप्रकाश सर? जी नमस्कार। हाँ, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? जी सर। जो लोग अपना कोई उत्तर देना चाहें या कुछ कहना चाहें तो वो चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस डालते रहेंगे और उससे क्या होगा कि हम बाद में देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किसकी क्या क्वेरी थी, किसको क्या पूछना है, किसको क्या सुविधा हो रही है, कौन सुन पा रहा है, कौन नहीं देख पा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी मुझे अच्छी तरीके से सुन पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। आई एम परफेक्टली विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल द ऑडियंस ऑन दिस सर आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही थी। वेरी नाइस। जी आई कैन अगर सी जी सर 37 बीच में वीडियो। हाँ जी, हाँ आवाज ठीक आ रही है। बीच ठीक में है ना, वीडियो आवाज ऑफ ठीक आ रही करके है भी हो सकता है, शायद वीडियो ऑन करने से बैंडविड्थ का मतलब थोड़ा रहता है, तो वीडियो ऑफ करने से शायद आवाज और क्लियर आ जाए। अभी तो ठीक आ रही है सर। अच्छा ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन के माध्यम से कि 37 लोग जुड़ चुके हैं। अक्स फाउंडेशन, अमन कुमार, आरती शाह, नेहा जी, गौरव कुमार, हरिओम, मीना कुमारी, मुस्कान, नेहा, राजेश, राकेश, सिमरन, विजय, सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने पास कुछ न कुछ लिखने के लिए कुछ नोट जरूर रखा होगा ताकि आप मेरी बात को समझ सकें, जान सकें। पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप परीक्षा में सफल हुए हैं। सफलता बस एक पड़ाव दूर है और वो पड़ाव है इंटरव्यू का, साक्षात्कार का। और जब हम साक्षात्कार देने जाते हैं तो हम अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव और अपनी वाक पटुता के साथ इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। शिक्षा और जो कौशल थी उसमें तो आप पारंगत थे, तभी आप इंटरव्यू के चरण तक पहुंचे हैं। यह देखा जाता है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं, कितने आप हाजिर जवाब हैं और आपके पास करंट अफेयर्स, मौजूदा जानकारी कितनी अच्छी है। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर जयप्रकाश, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और हमारे आदरणीय मित्र अभिषेक प्रकाश जी के अनुरोध पर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। और मुझे यह बताया गया था कि आप सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की भर्ती में साक्षात्कार के लिए तैयार हैं। और यदि आपको थोड़ा सा संगठन के बारे में मार्गदर्शन मिल जाए तो ये आपके लिए मददगार होगा। मुझे भी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग, सभी लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसका एक संक्षिप्त परिचय आप प्राप्त कर लें, संगठन के बारे में जान लें, विभाग की कार्य प्रकृति को जान लें, अनुवाद के क्षेत्र को थोड़ा सा समझ लें, तो मैं समझता हूं कि आपको
जानकारी के तौर पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो आपका मजबूत हो जाएगा, और बाकी तो प्रदर्शन आपका कैसा होगा इंटरव्यू में, बहुत चीजें उस पर निर्भर करती हैं। आइए मैं शुरू करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनेंगे और लिखते चलेंगे। जहां जरूरी हो आप लिख लीजिएगा। संचिता मुझे सुन रही हैं, राजेश कुमार चौहान जी मुझे सुन रहे हैं। भारतवर्ष के तमाम विभागों का यदि हम नाम पढ़ें, जैसे वन विभाग जब मैं कहता हूं तो आप बिल्कुल समझ जाते हैं कि ये जंगलों से, वनों से, पेड़ों से, पौधों से संबंधित है। अगर मैं आयकर विभाग कह देता हूं तो आप बेशक 1 मिनट में समझ जाते हैं कि ये लोगों के द्वारा इनकम की गई, आय प्राप्त जो की गई है उससे संबंधित विभाग है। लेकिन जरा देखिए, जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस विभाग का नाम क्या है? उस विभाग का नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अब इसके नाम में ही सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। कर्मचारी का मतलब कौन? कर्मचारी, बड़े आराम से लोगों के दिमाग में ये बात चली जाती है कि भाई कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी होता है। क्यों? आपके यहाँ जो काम करने वाला, साफ सफाई वाला, माली, झाड़ू पोछा, वो कर्म नहीं करता क्या? वो कर्मचारी नहीं हो सकता क्या? लेकिन समाज में एक बात बैठ गई है कि कर्मचारी का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। तो मैं आप सभी को यहाँ रोकना चाहूंगा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारी का मतलब सरकारी कर्मचारी से नहीं है। तो कौन से कर्मचारी से है? उस कर्मचारी से है जो कहीं किसी संस्था में, किसी बैनर के तले, किसी नाम के नीचे काम करता है। जैसे राजेश ट्रेडर्स। अगर राजेश ट्रेडर्स एक दुकान है जिसमें 10 लोग काम करते हैं, एक सामान तौल के देता है, एक उसका बिल बना देता है, एक उसकी पैकिंग कर देता है, एक डिस्प्ले दिखाता है, ये सब कर्म करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो किसी ऑर्गेनाइज का मतलब ये है, एक नाम बना लिया, एक ठिकाना बना लिया, एक समय निश्चित कर लिया, ऐसे किसी संगठन में, ऐसे किसी दुकान में, ऐसे किसी अस्पताल में, ऐसे किसी स्कूल में, ऐसे किसी सिनेमा घर में, ऐसे किसी आइसक्रीम की फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, टाटा में, जेपी सीमेंट में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और छोटे बड़े मझोले उद्योग हो, दुकान हो, कारखाने हो, ऐसी जगह काम करने वालों को कर्मचारी कहा गया है। कहने का मतलब, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी को आप समझ पाए। आइए राज्य को समझते हैं कि राज्य क्या है। बहुत से लोग राज्य को तुरंत 1 मिनट में समझ लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट। क्या ईएसआईसी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस है? राज्य लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिष्ठान है? तो मैं फिर आपको सतर्क करना चाहूंगा, राज्य का मतलब कदापि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। राज्य का मतलब है, जिस तरह आप विचार कीजिए, पहले जब राजवंश हुआ करते थे, राजाओं का जमाना होता था, राजाओं का समय होता था, तो एक राजा होता था और उसका राज्य होता था। तो राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के लोगों के हित के लिए, अब जब आप राज्य की ये अवधारणा समझते हैं, द स्टेट की अवधारणा समझते हैं, तब ना आपको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाई देता है, ना आपको स्टेट गवर्नमेंट दिखाई देता है। बस हम यही समझते हैं कि राजा अपने राज्य के लिए। तो कहने का मतलब,
इस राज्य को आप अनुवाद में भी स्टेट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके नेचर की बात करें, इसके फितरत की बात करें, तो हम पाएंगे कि वास्तव में यह सरकार के द्वारा संचालित योजना है। तीसरा शब्द आता है बीमा। बीमा का मतलब क्या है? हमारे बहुत से साथी बीमा के बारे में जानते हैं, बहुतों के पास बीमा की पॉलिसी भी होगी। मैं बता दूं कि बीमा जो होता है एक व्यक्तिगत लाभ के लिए, खतरे के समय, कोई इमरजेंसी में, कोई हानि होने पर जो लाभ प्रदान करता है, या जो आपके सक्सेसर्स होंगे, सक्सेसर्स का मतलब आपके बाद जो भी दावेदार होगा, उनको लाभ पहुंचाता है। जबकि मूल जो बीमा का चलन है, उस बीमा में किसी एक व्यक्ति को ही फायदा मिलता है। वो व्यक्ति होता है जो कि पैसा जमा करता है। मैंने पैसा जमा किया, बीमा का फायदा मुझे ही मिलेगा। बीमा का फायदा उतना ही मिलेगा जितनी हमारी शर्तें हैं। तो इस तरीके से ये सामान्य तौर पर बीमा का एक जो रुझान है, जो चलन है, हम सभी जानते हैं। लेकिन कर्मचारी राज्य का बीमा कैसा है? वास्तव में हमारे बीमा को बीमा ना कह करके सामाजिक सुरक्षा कहा जाना चाहिए था। सामाजिक सुरक्षा क्या है, मैं थोड़ा वो भी डिटेल से बताऊंगा। और नोट कीजिएगा कि आपसे ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। मैं बीमा की बात कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा कि बीमा जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम देता है, ईएसआईसी जो बीमा देता है, वह बीमा पैसा देने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके सारे परिवार के लोगों को, जो उसके आश्रित हैं, उनको ये लाभ मिलता है। और अगर किसी एक बीमा को दो अलग अलग लोग लेते हैं, चाहे उनकी आय का स्रोत कुछ, आय का स्तर कुछ भी हो, एक ज्यादा कमाता है तो भी उससे 2% लेना है, एक कम कमाता है तो भी उससे 2% लेना है। कहने का मतलब आप अपनी कमाई, अपनी इनकम के आधार पर कंट्रीब्यूशन देते हैं, अंशदान देते हैं, अपना पैसा देते हैं, लेकिन आपको हितलाभ, आपको बेनिफिट, आपको फायदे बराबर मिलते हैं। आखिरी शब्द है निगम। निगम को मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। देखिए, निगम का मतलब यह है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए सरकार जब कोई एक बॉडी तैयार कर देती है, कोई कॉरपोरेशन खड़ा कर देती है, कोई गठजोड़ बना देती है, तो वहां पर निगम की बातें लागू होती हैं, निगम की शर्तें लागू होती हैं। अब कई बार जो है कॉरपोरेशन बोल देने से लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक प्राइवेट संस्था तो नहीं है, कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी तो नहीं है। इसलिए मैं यहाँ आपको सतर्क करना चाहूंगा कि भारत के आजादी के बाद देश कब आजाद हुआ, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। देश आजाद हो रहा है 1947 को, और 1947 की आजादी के बाद सन 1948 में 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक्ट बनता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बनता है। और ये घोषित कहाँ किया जाता है, शुरुआत इसकी कहाँ की जाती है, तो मैं आपको बता दूं, अभी अभी 24 फरवरी बीती है। 24 फरवरी को ईएसआईसी स्कीम की घोषणा की गई थी, और ये घोषणा भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसकी घोषणा की गई थी। और कानपुर में जब इसकी घोषणा की गई, तो ये हुआ, जैसे होता नहीं, आपने देखा कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू सर के पास में है, हालांकि सर
राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो शायद। प्रधानमंत्री मोदी जी गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, तो एक महिला के खड़ी हो जाती है डेमो के तौर पर और उसको सिलेंडर दे दिया जाता है और आती है। जी जी सर, अभी आ रही है, बीच में थोड़ा सा चला गया था, हेलो, 1 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा, हो सकता है थोड़ा कुछ नेटवर्क की ठीक, दिक्कत होती होगी। अभी ठीक है सर। बाय द वे, इंडिकेट किया कीजिएगा अगर कोई फ्लक्चुएशंस होते हों। बाय द वे, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर माय ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो राइट। मैंने कोशिश की आपको ये समझाने की कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ये नाम उतना सरल नहीं है जितना दूसरे केंद्र सरकार के कार्यालयों का नाम है। इसी वजह से इसकी स्थिति कई बार कंफ्यूजन वाली हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारी जो होता है वो प्राइवेट आदमी होता है जो किसी कंपनी में काम करता है। राज्य का मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। राज्य का मतलब है एक राजा होता है, वो अपने राज्य की प्रजा के सुख के लिए जो कार्य करता है। राज्य का मतलब आइडियल स्टेट या स्टेट से है, ये समझ लीजिए। फिर जो है बीमा, मैंने बताया कि हमारा बीमा बीमा नहीं है, क्योंकि अगर हम बीमा दे करके पैसा बनाते, पैसा जमा करते, पैसे का खेल खेलते, तो हमारा विभाग जो है वित्त मंत्रालय से जुड़ा होता। नोट कीजिएगा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हम श्रमिकों को रोजगार और श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। निगम के बारे में मैंने बता दिया कि एसोसिएशन बॉडी है, भारत सरकार की एक ऐसी बॉडी जिसे संसद ने मान्यता दी है। बिना कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अगर कल खत्म करना पड़े तो किसी एक आदेश से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको पूरी संसद को बैठना होगा, और जो कि आप समझते हैं कि मत और विमत के कारण ऐसी स्थिति कभी आएगी नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका भविष्य इस कारपोरेशन में सुरक्षित रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाम को आपने जान ही लिया। मैंने अभी एक बात कही थी, आपने ध्यान भी दिया होगा। मैं कहना चाहता कि सामाजिक सुरक्षा क्या है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा स्कीम ही है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कि बहुत कॉमन सी बात है और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम उसको संक्षेप में सर सर आपकी वॉइस आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस रुक गई। और बड़े ही व्यवहारिक तरीके से, थोड़ा नेटवर्क का आप issue है। जानते ही हैं। सर मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा 1 मिनट पहले हमको रिवाइंड करना पड़ेगा, 1 मिनट की आवाज बीच में चली गई थी सर। एक मिनट थोड़ा बने रहिए आप लोग। जी जी, अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। जी जी सर, जी सर, जी सर। तो आप सभी ने, मैं समझता हूं कि समझ चुके होंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम कैसा है। अब मैं कह रहा था कि ये एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। जैसे आयकर को मैंने आप अभी बोला था तो आप तुरंत समझ गए थे कि हाँ भाई ये पैसे वैसे वाला संगठन है। उसी प्रकार से कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। मैं कह रहा था कि अगर सड़क पर आप जब चल रहे होते हैं, साथ में छोटा भाई हो या बहन हो, तो आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ के इसलिए रखते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे, उसे ट्रैफिक में, रास्ते में कोई चोट ना लगे। उसी प्रकार से जब देश आजाद हुआ, हमें तुरंत तुरंत उद्योगों को स्थापित करना था, देश को गति प्रदान करनी थी। और याद होगा कि नेहरू जी ने उस जमाने में कहा था कि आज के समय में हमारे बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े मंदिर ये कारखाने ही हैं। ये बात उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध के उद्घाटन के समय कहा था।
तो आप जान सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा वास्तव में वो लोग जिनके पास आर्थिक संपन्नता है, जो बिजनेस को चला रहे हैं, और उनके बिजनेस में वे लोग जो सहयोगी होते हैं, जैसे मजदूर, कारखाने में काम करने वाले, ये अपना सारा समय और सारा उम्र, सारी स्वास्थ्य लगा करके कंपनी मालिक को अमीर बनाते हैं, कंपनी का रेवेन्यू या कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं रह जा रहा। ये अगर बीमार पड़ जाएं तो दुकान वाला कहेगा कि भाई आप बीमार हो तो जाओ घर में रहो, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आवाज कट रही बेचारा है सर। स्वस्थ रहते समय तो अपना बेस्ट प्रदर्शन, बेस्ट तो परेशान हो जाता है। हाँ जी, वापस जुड़ गया है। नहीं सर, ठीक आ रहा है। ओनली ये अगर हम, मुझे लग रहा है वीडियो ऑफ कर देने से शायद मतलब ये जो आवाज बीच बीच में थोड़ी सी रुक रही है वो शायद ठीक हो जाए। एक बार। मैं मोबाइल से जुड़ रहा हूँ, थोड़ा मुझे जोड़ दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सर बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। तो मेरा ये सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि आपके पास में पेन पेपर पैड है तो पेन पेपर पैड लेकर के उस पर नोट भी करते चलें, है ना। क्योंकि ये सारी बातें जो हैं, है ना, ये जो सर के विशद अनुभव से हम जान पा रहे हैं, ये कहीं शायद आपको लिखा हुआ और कहीं जगह और मिलेगा नहीं। तो इससे आप लोग नोट भी करते चलें। ठीक है। जब तक सर जुड़ रहे हैं, जैसा हम ये सेशन कर रहे हैं ESIC से रिलेटेड, इसी प्रकार का एक सेशन हम लोग बहुत जल्दी EPFO से रिलेटेड करेंगे। मैं प्रयास करूंगा सर। जी सर। हाँ जी, मैंने खुद को मोबाइल से जोड़ लिया। जी सर, जी सर। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो पारिवारिक और व्यवहारिक उदाहरणों से मैंने आपको सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अवधारणा में सामाजिक सुरक्षा को देखते हैं। तो यहाँ सुरक्षा किसे है? यहाँ सुरक्षा कम आय वर्ग वाले को है। जिस तरह से हमने सड़क पर छोटी आयु वाले बच्चे को सुरक्षा दी थी, जिस प्रकार आज हम बसों में चढ़ते हैं या कहीं बैठने की जगह होती है तो किसी विकलांग या वृद्ध को हम पहले ऑफर करते हैं कि नहीं आप बैठ जाइए। उसी प्रकार से वो मजदूर जो अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा जीवन, पूरा अपना समय प्रदान करता है किसी संगठन को, किसी विभाग को, लेकिन जब उसके पास कोई समस्या आती है, आर्थिक रूप से वह मजबूत नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा को आप समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन जिसे भारत सरकार की भारत की संसद ने एक सांविधिक निकाय के रूप में, स्टैच्यूअरी बॉडी के रूप में मान्यता दी है। ये 1948 को घोषित हुआ, इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी को, और सामाजिक सुरक्षा ये प्रदान करता है। तो सामाजिक सुरक्षा ये कैसे प्रदान करता है? इसका जो अधिनियम है, इस अधिनियम में 100 धाराएं हैं। बड़ी गजब की बात है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। 300, 313, 220, 76, 75, कितना बिल्कुल सीधा टका सी बात है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम में 100 धाराएं हैं। अब ये कार्यान्वित कैसे होता है, ये काम कैसे करता है? तो
हमारे वरिष्ठ अक्सर ये बताते हैं कि जब कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात करो तो पहले ये क्या फायदे देता है उसकी बात करो। तो अपने वरिष्ठों के उसी लकीर पर मैं भी चलना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा यानी थोड़ा सा लाभ, थोड़ी सी मदद कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रदान करता है। और कैसे प्रदान करता है? तो आपके हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं। अरे 5 बेनिफिट देता है, 5 मेन बेनिफिट है ईएसआईसी के। और इसी 5 बेनिफिट्स जो हैं, 5 मुख्य हित लाभ इसके जो हैं, इन हित लाभों को प्रदान करना ही सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। तो आइए मैं आपको बता दूं। अब आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या देता है। तो 2 MB वो मोबाइल की मेमोरी नहीं बता रहा हूं। 2 MB का मतलब है फर्स्ट इज मेडिकल बेनिफिट एंड सेकंड इज मैटरनिटी बेनिफिट। पहला है चिकित्सा हित लाभ और दूसरा है मातृत्व हित लाभ। तो 2 MB हो गए, 1 MB मेडिकल बेनिफिट, दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट। 2 SB हैं। SB क्या है? एक जो है क्या बोलते हैं, सिकनेस बेनिफिट है। सिकनेस बेनिफिट्स में आपको 2 टाइप मिलेंगे। उस 2 टाइप को हम अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे। और एक और SB एक है, DB 2 है, सॉरी। तो एक आपका DB जो है वो है डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर कंपनी में काम करने वाला मजदूर और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, उसके नौकरी पर, उसकी रोजी पर, उसकी कमाई पर जो पल रहे हैं, माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, पत्नी तो है ही, बच्चे भी हो सकते हैं। इसमें फैमिली की परिभाषा, जैसे कहते नहीं कि आपके फैमिली में कौन कौन है, अपना भाई और अपनी बहन ये फैमिली में काउंट नहीं किए जाते। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ मामलों में बहन को परिवार का हिस्सा मान लिया जाता है। जैसे आप कमा रहे हैं, आप सर्विस में या अपने ऑफिस रिकॉर्ड में या कंपनी को बताते हैं कि भाई मैं पत्नी, लेकिन मेरी बहन भी मेरे साथ ही रहती है, तो उसको भी बेनिफिट मान लिया जाता है कि वो भी ये बेनिफिट की हकदार है। देखिए, दुनिया के बहुत से देशों में सामाजिक सुरक्षा चल रही है। ये सामाजिक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट हमने रसिया वगैरह से लिया है, ताकि आगे चल करके जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम भी अपने कर्मचारियों को, अपने फैक्ट्री मजदूरों को, देश को तेजी से आगे ले जाना है। और तेजी से आगे ले जाएंगे तभी जबकि हमारे फैक्ट्रीज, हमारी कंपनियां मजबूत हों। और वो तब मजबूत और अच्छा उत्पादन दे पाएंगी जब उनके मजदूर स्वस्थ, सुदृढ़ और सबल हों। तो आप देखिए, 2 MB बता दिया, 2 SB बता दिया। 2 SB में 1 SB मैंने आपसे बताया कि, सॉरी, 2 SB नहीं, मैं बार बार मुंह से मेरे निकल जा रहा है, 2 DB है ना। 2 MB, 2 DB, 1 SB। तो DB की मैं बात कर रहा, तो DB में पहले मैंने बताया कि डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट का मतलब ये है कि आप जो है आश्रित लोग, आपके ऊपर जो आश्रित हैं उनको क्या लाभ मिलेंगे। फिर एक और DB, दैट इज डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट बेनिफिट का मतलब ये है कि कंपनी में काम करने वाला मजदूर जो होता है, वो कभी कभी क्या होता है कि बड़ी फैक्ट्रियों में अक्सर ये मामले हम देखते हैं। लोग करते क्या है कि मशीन पर काम करते समय उनकी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं, उनके हाथ कट जाते हैं, उनके साथ और भी कोई दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनको अपंगता हित लाभ प्रदान करते हैं। अपंगता हित लाभ का मतलब है कि अभी वह कुछ दिन काम करने योग्य नहीं है। और मजे की बात सुन लीजिए, अगर वो कर्मचारी 15 दिन काम नहीं करेगा तो 15 दिन उसकी तनख्वाह या उसका पैसा कंपनी नहीं देती है।
उसकी डेली सैलरी का एक एवरेज निकाला जाता है, एक कैलकुलेशन होती है। मान के चलते हैं कि अगर वो 100 रुपए डेली कमाता था और हमने एसेस किया कि नहीं, एवरेज में देखा जाए तो इसकी 80 रुपए सैलरी बन रही है या 85 रुपए बन रही है, तो क्या होता है कि 85 रुपए के हिसाब से उसको 15 दिन का पेमेंट ईएसआईसी करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाएं, आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए, तो आज के समय में कोई भी दुकानदार, कोई भी कोई भी फैक्ट्री मालिक ये कहेगा कि भाई आप काम छोड़ दीजिए, आप जाइए, या तो आपको निकाला जाता है या फिर जब आप ठीक होके आएंगे तब हम आपको काम पर रखेंगे। ऐसी स्थिति में ही तो आपको सुरक्षा की जरूरत थी। ऐसी ही स्थिति में तो आपको मदद की आवश्यकता थी, और जब मदद नहीं मिलती तो आप निराश होते हैं, परेशान होते हैं, और आपके काम छोड़ देने से उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन प्रभावित होता है तो आप जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं ये चेन बहुत दूर तक की है। तो मैं आपको बता रहा था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, उसके 5 मेन बेनिफिट हैं। 2 एमबी, 2 डीबी और 1 एसबी। एसबी का मतलब सिकनेस बेनिफिट। जरूरी नहीं है आप तो स्वस्थ थे, आप बड़े अच्छे और स्वस्थ तरीके से कंपनी में गए थे, बीमार भी नहीं थे, लेकिन हाथ कटा तो डिसेबलमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन आपको बुखार आ गया, आपको अटैक आ गया, ये एक अदर अलग कंडीशन है, इसके लिए आपको एसबी सिकनेस बेनिफिट मिलता है, बीमारी हित लाभ मिलता है। तो जैसा कि आप लोग जान पाए अभी कि 5 तरह के बेनिफिट होते हैं जो ईएसआईसी प्रदान करता है। अब बात ये आती है कि अगर ईएसआईसी इन 5 बेनिफिट्स को प्रदान करता है, इसके लिए वो पैसा कहां से लाता है? आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकार की कंपनी है, सरकार का कारपोरेशन है, तो पैसा होगा ही, सरकार देगी। मैं यहां पर आप सभी को सतर्क करना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए ईएसआईसी को नहीं देती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जन कल्याण के लिए एक संस्था तो खड़ी कर दी, लेकिन इस संस्था को चलाने के लिए जो इसकी वित्त व्यवस्था है, जो इसका फाइनेंस का बैकअप है, वो कहां से प्राप्त होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्राप्त होता है हमें कंपनियों से। हाँ, कंपनियों से मिलने का मतलब ये है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में एक पद होता है, सरल तरीके से उसको कहा जाए तो ईएसआईसी का इंस्पेक्टर। लेकिन ना तो आज इंस्पेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और ना इंस्पेक्टर वैसा रह भी गया है जैसा पहले हुआ करता था। कल को आप जब जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करेंगे तो कुछ विचित्रताएं भी हैं। आप 4,200 रुपए के ग्रेड पे में ज्वाइन करेंगे, और जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो इंस्पेक्टर होगा, जिसको आज कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, एसएसओ, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दौरा करते हैं मार्केट का, और वो देखते हैं कि क्या किसी दुकान में, क्या किसी कंपनी में, क्या किसी सैलून में, क्या किसी पार्लर में, किसी किराना की दुकान में कोई ऐसा है जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर वो देखते हैं कि हाँ, कोई पावर एजेंसी नहीं है। पावर एजेंसी का मतलब आप समझ लीजिए कि दो तरह की कंपनियां होती हैं, थोड़ा उनका वर्गीकरण आप समझ लीजिए। कुछ कंपनियां या कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका काम बिजली पर होता है, पावर पर होता है ना? जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को जब ये कवर करेंगे तो वहां 10 लोगों को ही कवर कर लेंगे, 10 लोगों पर ही कवरेज हो जाएगा। लेकिन जहां पर पावर का काम नहीं होता है, जैसे मान के चलिए कोई स्कूल है, और उस स्कूल में तो
कोई चीज प्रोडक्शन तो होता नहीं है। तो ऐसी जगह काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वहां पर 20 के बाद कवरेज हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम 10 और 20 ये दो क्राइटेरिया हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम 10 ही बोल करके चलें क्योंकि शुरुआत तो हम 10 से ही कर देते हैं। अच्छा, तो ईएसआईसी का इंस्पेक्टर जो है, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जो है, ये जब मार्केट का भ्रमण करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस दुकान में या इस कंपनी में या इस एजेंसी में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ये उसको कवरेज कर लेते हैं, ईएसआईसी की धाराओं के तहत उसका कवरेज किया जाता है। और कंपनी मालिक को, दुकान मालिक को ये बताया जाता है कि आज से आप पैसा भरोगे। किसका पैसा भरोगे? अपने कर्मचारियों का। अगर मालिक भी वहां एक कर्मचारी है तो वह भी कवरेज में आ जाएगा। तो मान के चलें कि अगर 10 लोगों का कवरेज है तो हम इस सारी कैलकुलेशन को सरलता से समझने के लिए साधारण अंकों का प्रयोग कर लेते हैं। मान के चलिए कि वहां 10 कर्मचारी हैं और एक कर्मचारी की तनख्वाह कितनी है? 1000 रुपए। अब सरलता से आप इस कैलकुलेशन को समझ लें। ये कंपनी का मालिक एक मजदूर के पीछे या पर हेड ईएसआईसी कॉर्पोरेशन को पहले का मतलब है कि आज से 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, 6% जमा करता था। आज की डेट में वो 4% हो गया है। जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने सहूलियत दी है, इन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कंपनियों को, और 6% से घट करके आज नए कवरेज में 4% हो गया है। 4% ईएसआईसी को, मान लीजिए कि मनोहर लाल एक कर्मचारी है और मनोहर लाल 1000 रुपए की तनख्वाह कमाता है, तो वो जो है क्या करेगा? 4% मनोहर लाल के नाम से पैसा ईएसआईसी में जमा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1000 में 4% 40 रुपए हो जाते हैं। तो 40 रुपए जो ईएसआईसी को मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे? वो इस तरीके से मिलेंगे कि 4% को आप तोड़ दीजिए। एक होगा 1.75 और दूसरा कितना हो जाएगा? जो भी हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना? तो कहने का मतलब ये है, इसमें जो छोटा वाला है मतलब 1.75, ये कर्मचारी यानी मजदूर यानी मनोहर लाल की सैलरी से काट लिया जाएगा, और बाकी बचा जो 2.25, ये वाला जो हिस्सा कंपनी मालिक अपनी जेब से देगा। तो अब आप सोच लीजिए कि 1000 पर मनोहर लाल हमको क्या पैसा दे रहा है, और मान के चलिए कि मनोहर लाल की सैलरी अगर 10,000 होती तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन समझ लीजिए। और ये पैसा जो है कंपनी मालिक अपने मजदूरों के वेतन से काट करके और अपने लाभ के हिस्से में से जोड़ करके ईएसआईसी को जमा कर देगा। और जब ईएसआईसी को जमा कर देगा तो ईएसआईसी यही 5 बेनिफिट उनको देगा। अब आप देखिए, क्या ईएसआईसी हर जगह उपलब्ध है? क्या ईएसआईसी हर जगह अपनी सेवाएं दे रहा है? क्या ईएसआईसी हर कंपनी को पकड़ सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे बहुत से साथी जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि जब से ये वर्तमान सरकार आई है, इसने बहुत परिवर्तन किए हैं। पहले ईएसआईसी जो होता था केवल म्युनिसिपल एरिया में होता था। कहने का मतलब, अगर आप मुख्य शहर में कोई दुकान खोल करके बैठ गए हैं तो वहां पर आपके ऊपर ईएसआईसी लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आप गांव बिल्कुल भीतर जाकर के वहां पर कोई दुकान या कंपनी खोल लिए हैं तो वहां पर ईएसआईसी नहीं लगेगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है और कुछ चुनिंदा शहरों को चुना गया।
और उन शहरों में 100% कवरेज किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, एक प्रश्न आपके सामने ये भी खड़ा हो सकता है, अच्छा तो आप कहां के रहने वाले हैं? सर मैं बहराइच का रहने वाला हूं। अच्छा, बहराइच यूपी में आप रहते हैं, तो जरा बताइए कि आपके यहाँ ईएसआईसी का कवरेज है या नहीं है? अब ये तो एक बड़ा वैसा प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि ईएसआईसी की वेबसाइट को भी थोड़ा सा आप खंगाल लें, देख लें। पूरे भारतवर्ष को जानने की जरूरत नहीं है, केवल आप अपने जिला और अपने राज्य को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या आपके यहाँ ईएसआईसी का कवरेज है या नहीं है। ईएसआईसी का कवरेज होता कैसा है, थोड़ा सा मैं संगठन की अवधारणा भी बता रहा हूं, लेकिन इसका विस्तार भी आपको बता दूं। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो प्रतिष्ठान है, जो विभाग है, इसका सबसे बड़ा मुख्यालय, सबसे बड़ा कार्यालय, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। और दिल्ली में स्थित हेडक्वार्टर पूरे भारतवर्ष पर शासन करता है। उसका तरीका देख लें कि प्रत्येक राज्यों में एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। यदि आप बिहार से मुझे सुन रहे हैं तो पटना में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। अगर आप उत्तर प्रदेश से मुझे सुन रहे हैं, कानपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। अगर आप महाराष्ट्र से मुझे सुन रहे हैं, बॉम्बे में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। जब ये क्षेत्रीय कार्यालय बनते हैं, पूरे राज्य को देखते हैं, तो अपने नीचे ये अपने पूरे राज्य को खंडित कर लेते हैं, बांट लेते हैं, खंड खंड में विभाजित कर लेते हैं, और तब बन जाता है उप क्षेत्रीय कार्यालय, सब रीजनल ऑफिस। सब रीजनल ऑफिस, उप क्षेत्रीय कार्यालय। प्रत्येक उप क्षेत्रीय कार्यालय के पास कुछ राज्यों का दायित्व होता है, कुछ जिलों का दायित्व होता है। मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय में अक्टूबर में ज्वाइन किया। इसके पहले मैं स्वयं महाराष्ट्र में सर्विस करता था, और महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय के नीचे एक उप क्षेत्रीय कार्यालय है नागपुर। मैं नागपुर में था, और नागपुर में जो उप क्षेत्रीय कार्यालय है उसके नीचे करीब 16 जिले होते थे, और उन 16 जिलों का प्रशासन, वहां के मजदूरों को देखना, मजदूरों को प्रदान करना, बेनिफिट, कंपनियों को अपने कवरेज में लेना, और जो कंपनियां अनुपालन नहीं कर रही हैं उनके मुकदमे, उनके मामले इस तरीके से देखे जाते थे। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि अगर मैं नागपुर में था और उसके नीचे जितने जिले थे उन जिलों पर कवरेज किया जाता था, तो क्या हर जिले में भी हमारी संस्था थी? क्या हर जिले में भी हमारा एक कोई सेंटर था? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जिले में जो एक कार्यालय होता है उसको हम शाखा कार्यालय कहते हैं। आपने बैंक को देखा होगा, जैसे बैंक की संरचनाएं होती हैं, बैंक अपनी शाखाएं खोलती हैं, लेकिन बैंक का क्या है कि एक ही शहर में 10 शाखाएं हो सकती हैं। व्यापारिक और बैंकिंग लेन देन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा शाखाएं खोलते हैं, लेकिन हमारा प्रत्येक जिले में एक ही या बहुत ज्यादा, अगर वहां कंपनियां हैं, अधिक आईपी हैं। आईपी का मतलब है इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन सरल तरीके से कहें तो कंपनी में काम करने वाले वही मजदूर वगैरह। मुझे आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। यस सर, सुन पा एकदम रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर, और हम लोग बहुत तन्मयता के साथ सुन रहे हैं सर। मतलब हाँ, 10-15 हाथ उठे तो मुझे दिख रहे। जी सर, जी सर, बहुत तन्मयता से हम सब सुन रहे हैं सर। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस व्यवहारिक बातों पर ही रहेंगे, क्योंकि मैंने 100 एक्ट बताया और इनमें से अगर एक भी एक्ट खोला जाए तो फिर भी आप ये मान करके चलिए कि मैं ढांचे को बता रहा था कि सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, उसके नीचे रीजनल ऑफिस, उसके नीचे सब रीजनल ऑफिस, और उसके नीचे ब्रांच ऑफिस। अब ब्रांच ऑफिस में जो होता है
वो इंस्पेक्टर बैठता है जो मैंने अभी बताया 4,600 ग्रेड पे का, वो इंस्पेक्टर ब्रांच ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उसको चलाता है। लेकिन हम अपने जेटीओ सारे साथियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप कभी भी ब्रांच ऑफिस में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, इसलिए अपने दिमाग से, अपने ध्यान से इस चिंता को बिल्कुल हटा दीजिए कि एक तो मिला बिहार और ऊपर से अररिया, तो ये सब दिक्कतें आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहां होगी? आपकी पोस्टिंग होगी हेडक्वार्टर में या रीजनल ऑफिस में या सब रीजनल ऑफिस में। लेकिन मैंने एक चीज और बताया कि ईएसआईसी 5 बेनिफिट देता है, जिसमें मैंने 2 एमबी बताया था, 2 डीबी बताया था, 1 एसबी बताया था। अब इन बेनिफिट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा विषय हो जाएगा और थोड़ा अनावश्यक हो जाएगा, लेकिन एक चीज जोड़ लेना मैं चाहूंगा, वो कि मेडिकल बेनिफिट। आप जानते हैं भारत का संविधान ऐसी व्यवस्था रखता है कि राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए स्वतंत्र हैं, ये उनका अधिकार है। कहीं से भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम या केंद्रीय प्रतिष्ठानों को यह अधिकार नहीं है कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में हस्तक्षेप करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय जो खुला है वो क्या है। तो याद रखिए कि केंद्रीय विद्यालय केवल केंद्र सरकार के बच्चों के लिए है, क्योंकि वो स्टेट के नहीं माने जाते, केंद्र की संपत्ति या केंद्र से जुड़े लोग माने जाते हैं। उसी प्रकार से ये केंद्र सरकार की योजना है, कौन सा? ईएसआईसी। ईएसआईसी जो है जब मेडिकल बेनिफिट देता है, तो मेडिकल बेनिफिट चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला सकती, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। इस वजह से होता क्या है कि जब कोई मजदूर बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट लेने के लिए बीमार हो गया, दवा लेनी है, चिकित्सा करानी है, इस उद्देश्य के लिए ईएसआईसी की तरफ जब मुंह उठाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि आपको चिकित्सा जो है राज्य सरकार देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। और इन सारी बातों को मैं थोड़ा इसलिए भी विस्तार से बता रहा हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप केंद्रीय सरकार की सेवा में आए। लेकिन अगर आप कल को केंद्र सरकार की सेवा में नहीं आते हैं, किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो भी आपको ईएसआईसी याद रखना चाहिए। और ये मजदूरों के बारे में है, कम पढ़े लिखे लोगों के बारे में है। अगर आप किसी अपने साथी, अपने किसी पड़ोसी, किसी भाई, किसी मित्र को ईएसआईसी के बारे में बताएंगे तो वह लाभान्वित हो पाएगा। तो मैं कह रहा था कि जब मजदूर मेडिकल बेनिफिट लेने आता है, तो हम कहते हैं कि तुम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ। स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं। हम भेजते तो स्टेट के पास हैं, लेकिन उन जिला अस्पतालों में नहीं भेजते। भारत का प्रत्येक राज्य हमारी इस योजना को चलाने के लिए एक अलग से सेटअप बनाए हुए है, और उन सेटअप को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके इंटरव्यू का प्रश्न हो सकता है। राज्यों ने जो सेटअप बनाया है, उस सेटअप को क्या कहते हैं? उस सेटअप को कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना। योजना योजना योजना, मैंने 3 बार दोहरा दिया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, निगम अलग है और योजना अलग है। कल को आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने एक बोर्ड पढ़ा, उस पे लिखा था औषधालय, डिस्पेंसरी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ईएसआईसी स्कीम चलाने की जिम्मेदारी, मेडिकल बेनिफिट देने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। तो ये देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने एक दुकान डाल दी है ईएसआईसी के बेनिफिशियरी को दवा लेने के लिए। ऐसा प्रकरण आप देखेंगे तो आप यह जान लीजिए, फिर से शब्दों को पहचान लीजिए,
ESIC, सी माने कॉरपोरेशन है, लेकिन मैं सरलता के लिए बोल रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। ESIC सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ESIS स्टेट गवर्नमेंट वाला। समझ गए आप? ये बहुत सरल फंडा है। और मैंने आपसे कहा था ना कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो अब उस राज्य को फिर से एक बार समझ लो कि 5 बेनिफिट जो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट ESIC, उसका एक बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो आप इस तरीके से इस चीज को भी समझ सकते हैं। अच्छा, ये बेनिफिट वाली बात मैंने कहां से खोल दी कि अस्पताल में जाना पड़ेगा? वो मैंने इसलिए बात रख दी कि हमारे जितने जेटीओ बंधु आने वाले हैं, आपको ESIC हेडक्वार्टर नहीं मिला तो रीजनल ऑफिस नहीं मिला तो सब रीजनल ऑफिस, और सब रीजनल ऑफिस नहीं मिला तो आपको अस्पताल में बैठा दिया जाएगा। उस अस्पताल का नाम क्या होगा? उस अस्पताल का नाम होगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल। आदर्श अस्पताल का मतलब है मॉडल हॉस्पिटल। एक बात और बता दूं, ESIC के अपने मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। ये मेडिकल कॉलेज वास्तव में हमारी परेशानी का इलाज है। कैसे? जब हम स्टेट गवर्नमेंट के मतलब ESIS योजना वालों के पास अपने मजदूर भेजते थे, अपने कर्मचारियों को भेजते थे, अपने IP को भेजते थे, तो कई बार हमें ये परेशानी या ये शिकायतें मिलती थीं कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है, मशीन नहीं है, दवाई पट्टी मरहम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते थे, हमारे जो नीति निर्माता होते हैं, हमारे जो कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं, उन्होंने आगे चल के ये प्लान बनाया कि क्यों ना हमारे पास जब पैसा है और हमें मेडिकल बेनिफिट देना है तो हम लोग खुद ही अपने मेडिकल कॉलेज खोल लें। तो आपको बता दूं कि ESIC के मेडिकल कॉलेज भी हैं और आपको पोस्टिंग हॉस्पिटल्स में भी मिल सकती है और मेडिकल कॉलेजेस में भी मिल सकती है। तो साथियों, मैंने आपको पूरे भारतवर्ष की लोकेशन शॉर्ट में समझाने की कोशिश की कि आपकी पोस्टिंग कहां-कहां हो सकती है। हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस, साथ ही ESIC के हॉस्पिटल्स या ESIC के मेडिकल कॉलेजेस, इन्हीं जगहों पर आपकी तैनाती होगी। हाँ, थोड़ा सा आउट ऑफ वे, कहते नहीं पोल खोलना, तो थोड़ा सा पोल मैं ये खोलूंगा कि ज्यादातर जो हमारे जेटीओ आने वाले हैं, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि आपको हॉस्पिटल्स ही मिलेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आज तक पोस्ट ही नहीं रही है और अभी बल दिया जाएगा हॉस्पिटल्स में। तो भाई देखो, हम लोग कमाने धमाने की बात कर रहे हैं, ESIC वाली बात सब अपनी जगह है, लेकिन माल, पैसे, पानी और इनकम की बात की जाए तो ESIC का ये जो तनख्वाह होगा 4200 रुपए वाला, ये बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी में काउंट की जाती है। अगर इसी तनख्वाह पर आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करेंगे तो आप शायद मैं समझता हूं कि तहसीलदार वगैरह हो जाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी है, सम्मान है और दिखावा, रुतबा, ये फालतू चीजें नहीं है जैसा कि भौकाल बनाए रहते हैं तहसीलदार वगैरह लोग या कुछ भी। उनसे ज्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी, सुविधाएं ज्यादा रहेंगी, आनंद बढ़िया रहेगा। और हॉस्पिटल्स का भी वातावरण बहुत अच्छा है। आज मुझे सर्विस करते हुए 12-13 साल हो गई ESIC में, कभी ऐसा दिन नहीं आया कि मुझे 2 तारीख को या 1 तारीख को तनख्वाह मिली हो। जिस दिन महीना खत्म हुआ उसी दिन तनख्वाह आ जाती है, आपकी सैलरी आपके हाथ में होती है, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और मैं भी चाहता हूं कि आप अच्छी से अच्छी जगह जाएं। ESIC अगर एक अच्छी जगह है तो आप इससे भी और अच्छी जगह पर जाएं।
ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन अगर आप ईएसआईसी में ही रहने का मन बनाते हैं तो यह एक बहुत अच्छी संस्था है। धरती पर कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो पूरी तरीके से हरा भरा हो, कहीं ना कहीं एक डाल सूखी ही होती है। कहने का मतलब विजिलेंस पॉइंट से अगर मैं कहूं तो प्यारे साथियों, बहुत ही करप्शन जो है, करप्शन बहुत नील है, बहुत कम है यहाँ पर। और कम से कम हिंदी संवर्ग से, राजभाषा संवर्ग से कोई जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई हर पेड़ की डाल हरी नहीं होती, कहीं एक आध डाल सूखी भी होती है। तो कुछ मामलों को लेकर के आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। कभी कभार की छिटपुट घटनाएं वो अलग चीज है। जैसे कहा जाता है कि ब्लैक शिप इज एवरीवेयर, so my organization is also not exception. So in all views I would like to welcome all of you, join this, present your best. और दूसरी चीजें जो मैं कहना चाहता था कि ईएसआईसी के बारे में बता दिया, आपकी पोस्टिंग की संभावनाओं को मैंने बता दिया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस के बारे में आपको बता दिया। एक बात आप जान लीजिए, अब मैं ईएसआईसी को छोड़ करके अनुवाद की तरफ थोड़ा सा 2 लाइन कहना चाहूंगा। मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए और ऐसा बोलिए जो लोगों के हृदय को पसंद आए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वो चाटुकारिता टाइप का हो, है ना। मैंने फ्रांसिस बेकन का एक निबंध पढ़ा था, ऑफ ग्रेट प्लेस। जब आप ऊंचे पद पर होते हैं, जब आप अच्छे ओहदे पर होते हैं, सभी नेट चला रहे हो और जब ये व्याख्यान खत्म हो, जब भी आपको समय मिले तो ऑफ ग्रेट प्लेस इस निबंध को जरा यूट्यूब पर सुन सको तो सुन लो, इसका टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं तो टेक्स्ट पढ़ लें, ट्रांसलेशन कहीं मिल जाए तो थोड़ा सा आत्मसात कर लो। फ्रांसिस बेकन कहता है कि यार जब किसी से बात करो ना तो ऐसा बात करो कि सामने वाले को लगे कि बाप रे 100 साल से मेरा इंतजार कर रहा था। अर्थात जब आप किसी से बात करें तो बिल्कुल उससे कनेक्ट होकर के करें। फ्रांसिस बेकन कहता है कि तुम जा करके किसी से ना मिलो, अपने आप को बहुत सरल और सस्ता ना बना दो, नहीं तो लोग कहेंगे अरे यार पड़ा तो रहता है चौराहे पर। अपने आप को सस्ता मत बनाओ, लेकिन जब कोई आपसे मिले तो इतनी सरलता से मिलो कि जैसे आप उसी का इंतजार कर रहे थे। तो सस्ता होना और सरल होना, इन दोनों के अंतरों को समझिए। जब आप हॉस्पिटल में पोस्टिंग पा जाएंगे, डॉक्टरों की कौम एक ऐसी कौम होती है कि जाने किसने उनके लिए कह दिया कि भाई धरती पर तुम ही खुदा हो, तो वो अपनी खुदाई के नीचे उतरते ही नहीं है। और जबकि एकेडमिक स्केल पर देखा जाए, एकेडमिक स्केल पर देखा जाए तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आईएएस से भी ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर से भी ज्यादा पढ़े लिखे। अरे वो तो एमबीबीएस मात्र ग्रेजुएट है और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लेकिन वही जो मैंने आपसे कहा कि मिलो तो ऐसा मिलो जैसे जमाने से तुम उसका इंतजार कर रहे थे। तो जब आप हॉस्पिटल्स में जाइएगा तो मेरा अनुरोध है, आपकी जब पोस्टिंग हो तो आप एक ऐसा आदर्श वातावरण बना लीजिए, आप सबको अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कभी ना कभी हम कुछ विवादों को सुनते हैं। अरे साहब
डॉक्टर साहब तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे तो डॉक्टर साहब जब खुदा हैं तो तुम्हारी बात कैसे सुन लेंगे? तो ऐसी अप्रिय घटनाओं को नियंत्रण में कैसे करते हैं, मैं समझता हूं कि आप उसके भी खिलाड़ी बने, उसका भी कौशल आप दिखाएं, और मैं समझता हूं कि आप सभी के अंदर उतनी काबिलियत है। आज यूपीएससी के बैरियर को जो पार कर चुका है, मैं जान रहा हूं वो सभी हैवी वेट फाइटर्स हैं। अरे यार, नौकरी मिले ना मिले ये अपनी किस्मत की बात है, लेकिन हाँ, आपको अगर 100 मीटर पर निशाना लगा दिया तो आप सभी लोग 100 मीटर का निशाना लगा चुके हैं, आप सभी विजेता हैं, आप सभी को सलाम है। नौकरी मिलना ना मिलना अब ये किस्मत की बात है। और इस मात्र, देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि ज्ञान बड़ा कि बुद्धि बड़ी कि भाग्य बड़ा। अब इन बातों को जज करने के लिए तो मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बुद्धिमान तो बहुत था बीरबल, लेकिन राजा तो अकबर ही था। तो बुद्धिमानी कहां तक काम आएगी या किस्मत कहां तक काम आएगी वो अलग विषय है, लेकिन आप सभी काबिल हैं, आप सभी गुणवान हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में और भारतवर्ष के जितने भी कार्यालय हैं, मैं समझता हूं कि आपने परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की भी तैयारी की होगी। थोड़ा सा हिंदी साहित्य पर अगर आपने ध्यान दिया तो आपको याद होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र हो गया है। अरे राजतंत्र में सुरक्षा के लिए सेना की जरूरत थी, तो क्या लोकतंत्र में सुरक्षा के लिए सेना की जरूरत नहीं है? है। पहले का राजा आज का राष्ट्रपति, पहले का सेनापति आज के सेनाध्यक्ष, पहले का खजांची और आज का हमारा जो है वित्त मंत्री, सारा पुराना का पुराना सिस्टम नया आ गया है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि राजा के पास, जानते हो, एक बड़ा काबिल आदमी बैठता था और उसको राजा के निकट स्थान प्राप्त होता था। वो जानते हो कौन है? राजा के निकट बैठने वाला था राजपुरोहित, राजकवि, या आप कहें राजर्षि। देखिए ना, वशिष्ठ थे कि नहीं थे? राजा दशरथ के दरबार में राजगुरु वशिष्ठ थे। उसी प्रकार से हर युग में राजगुरु हुए हैं, राजपुरोहित हुए हैं, राजकवि हुए हैं। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद भारतवर्ष में राजकवि की परंपरा चलाई गई और पहला राष्ट्रकवि चुन लिया गया मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद दूसरा राष्ट्रकवि चुन लिया गया रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन उसके बाद कुछ विवाद हो गया। तमिल वाले कहे बस तुम ही बनोगे क्या, हमारी कविता कविता ही नहीं, या जो भी विवाद रहे हों, ये परंपरा टूट गई। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तुम बदले हुए रूप में वही राजगुरु हो, वही राजपुरोहित हो, वही राजर्षि ऋषि हो। तो हे राजपुरोहितों, हे राजकवियों, जब आप राजा के निकट बैठेंगे और राजा की जनता को ज्ञान प्रदान करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, अब भले आप अग्निबाण चलाना न सिखाएं, लेकिन आप अपनी जनता को टाइपराइटर चलाना सिखाएंगे, हिंदी में काम करना सिखाएंगे, हिंदी में पत्राचार तैयार करना सिखाएंगे, तो आप पुराने राजपुरोहित ही हो। क्यों? क्योंकि आपको जब हिंदी का गान करना होगा, देश की भाषा का गान करना होगा। और सुनो, आपने पढ़ा होगा ना वीरगाथा काल में कि कवि जो होते थे राजा की प्रशंसा करते थे। अरे आप भी प्रशंसा करोगे, मैगजीन छापोगे और उसमें लिखोगे कि कार्यालय प्रमुख ने इस दिन पौधा लगाया, राजाओं ने सराय बनाई, कुएं खुदवाए और पेड़ लगवाए। ये बदला नहीं है मेरे दोस्तों, सब वही है, सब वही चल रहा है, थोड़ा सा रूप बदल गया है। और सुनो, राजा के बगल में जब राजपुरोहित होता था तो राजा को डरवाता था। क्या डरवाता था? हे राजन, अगर तुमने ये अधर्म किया तो तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा, तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा।
मेरे दोस्तों, भविष्य के राज कवियों, पुरोहितों, तुम्हें भी डरवाना है कि सर अगर ये कागज अंग्रेजी में गया तो संसदीय समिति मार मार के तुमको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजभाषा के राज कवियों, आप समझ लीजिए कि आपका ये जो ज्ञान धर्म है, ज्ञान धर्म मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब आप ज्ञान से शासन करेंगे। और मैंने खुद भी महसूस किया है। एक बार मैं व्याख्यान दे रहा था, CCMB, सेल्यूलर, मतलब ये कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं के बारे में एक भारत सरकार का विभाग है। अब बताइए कि मैं हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा, मैं क्या जानूं कोशिकाएं क्या होती हैं, और अगर मैं यही जान गया होता तो मैं खुद डॉक्टर ना बन गया होता। अरे यार, एक कहावत कही जाती है, अगर आप नहीं परिचित होंगे तो नोट कर लीजिएगा, कि ट्रांसलेटर वो आदमी होता है कि जैक ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। खोपड़ी पर सारी भीड़ ले लेगा और जानकारी, ताकत, कुपत कुछ नहीं है। आपसे कहा जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान का अनुवाद कर देंगे क्या, और आपको खुद नहीं मालूम कि सोलर में कितने ग्रह हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक बार मुझे एक चर्च का अनुवाद आया। अब उस चर्च का अनुवाद आया, कितनी विकट पीड़ा में था ये मैं ही जान सकता हूं, क्योंकि हम अपने मंदिरों का हालचाल जानते हैं। यहां तुलसी है, यहां पहली सीढ़ी है, यहां ड्योढ़ी है, यहां भगवान है, ये अर्घा है, ये चरण है, ये मूर्ति है, ये कलश है। अब बताओ कि आप बहुत अच्छा अनुवाद कर लेते हैं, लेकिन अगर चर्च का अनुवाद करने के लिए दे दिया जाए तो आप कहां से सिलेक्ट हो पाएंगे, या आप कैसे उस चीज को कर पाएंगे। कानपुर में मैंने परीक्षा दी थी और पैराग्राफ ट्रांसलेशन का आया था, और उस ट्रांसलेशन, भाई कहने का मतलब मैं भी आपसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बुद्धि और किस्मत का भी खेल होता है। मेरी किस्मत थी कि मैंने जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ रखी थी। कानपुर में परीक्षा देने बैठा, प्यारे दोस्तों, तो एक पैराग्राफ आ गया जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमी शब्द आया, जिसमें बिजनेस शब्द आया था और कॉमर्स शब्द आया था। मेरी किस्मत मेरा साथ दे गई, और मैंने क्या किया, इकोनॉमी को अर्थ लिखा, फाइनेंस को वित्त लिखा, बिजनेस को व्यापार लिखा, कॉमर्स को वाणिज्य लिखा, और मैं टॉप हो गया कानपुर में। बाहर जब निकला तो बहुत बच्चे बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर के लगा कि ये वाली परीक्षा भी बर्बाद गई। और जब बाद में मिलाया, देखा तो बहुत कुछ। अब क्या मिलाऊं क्या देखूं, अब आज ESIC में हूं 12 साल से। तो मेरे सभी साथी, ESIC के बारे में मैंने थोड़ी बहुत, छोटी बहुत आपको जानकारी दी, आपको सेटअप भी समझा दिया। और एक बात, अभिषेक जी ने बहुत अच्छा आज का सेशन रखवाया है, बड़ा पसंद आया मुझे। आप लोगों से भी कुछ ज्ञान जानकारी साझा की मैंने। एक बात आप ये जान लीजिए कि राजभाषा का जो विधि पक्ष है ना, यानी राजभाषा का अधिनियम, राजभाषा का नियम, राजभाषा के अन्य आदेश और वार्षिक कार्यक्रम, थोड़ा इसको जो है, आप जिस भी पोर्टल से जुड़े हैं, जिस भी सज्जन के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, थोड़ा इनको दोहरा लीजिए। अच्छा,
कुछ चलती फिरती कहावतों को जुबान पर रखिए। ऊंट के मुंह में जीरा। क्या है? पूरा पैराग्राफ आपके सामने नहीं दिया जाएगा अनुवाद के लिए। अनुवाद के लिए आपके सामने पूरा पैराग्राफ नहीं होगा। आपसे एक कोई छोटा सा सेंटेंस पूछ लिया जाएगा और उसी से आपका आकलन कर लिया जाएगा। एक बात ध्यान देना, जैसे मैंने आपको राजपुरोहित राज कवि कहा है, तो कवि की तरह तोता जैसी जबान भी रखना, क्योंकि आपको मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ती है, मीटिंग में बोलना पड़ता है। हिंदी की मीटिंग होगी, हिंदी की मीटिंग के अलावा भी तमाम मीटिंग होगी। तो आप अपनी जो वक्तृत्व क्षमता है, बोलने की जो शैली है, अरे भले मत बोलो लेकिन दिमाग से सोचो कि कल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था और मुझे अगर खड़ा करके बोलने के लिए कह दिया जाता तो मैं क्या बोलता, मैं क्या बोलती। ऐसे प्रश्नों के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि केवल आपका काम जो है भाषा को लेकर के लिखना, भाषा को बोलना, भाषा की प्रस्तुति। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं देख पा रहा हूं कि मेरी स्क्रीन में बहुत ताली बज रही है। भगवान जाने सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। एक वाक्य है, बहुत छोटा सा वाक्य है। नेम इन कैपिटल लेटर्स, राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। मेरे जितने साथी सुन रहे हैं, अपने मन में उसका अनुवाद भी कर लिए होंगे। अब मैं 35-40 कॉपियां तो नहीं चेक कर पाऊंगा, एक ही मिनट में इस पूरी कॉपी को मैं फाइनल करता हूं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, इसका अनुवाद लोग कर डालते हैं बड़े अक्षरों में लिखें। राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स, अपने नाम मोटे अक्षरों में लिखें। ये अनुवाद सरासर गलत है। जबकि मैंने देखा है कि बहुत से फार्म में इस प्रकार की गलतियां आती हैं, और इन गलतियों को सुधारने का तरीका मैं बताऊं कि हमें हिंदी की प्रकृति को समझना चाहिए। हिंदी की प्रकृति को समझने का तात्पर्य यह है, हिंदी में क्या कभी कोई बड़ा छोटा होता है क्या? ना, हिंदी में इसके उलट या तो पूरा होता है या तो आधा होता है। जब हमसे कहा जाएगा अनुवाद करने के लिए कि राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, इसका अनुवाद होगा अपना नाम साफ साफ लिखें। क्योंकि जो कैपिटल लेटर में लिखवाना चाहता है, अरे भैया तो छोटे लेटर में लिखवा लेगा तो अपराध क्या होगा? रिंकू को टिंकू थोड़ी ना लिख दूंगा मैं। लेकिन रनिंग स्क्रिप्ट में छोटे लेटर में जब हम लिखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कैपिटल लेटर में लिखें, बड़े अक्षरों में लिखें और बोल्ड अक्षरों में लिखें। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम लिखोगे तो साफ साफ लिखोगे, साफ साफ पढ़ने में समझ में आएगा। और जब किसी फॉर्म का आप अनुवाद कर रहे हैं और हिंदी वाला बनाना पड़े तो आप लिखिएगा कि साफ साफ अक्षरों में नाम लिखें, कोई कैपिटल या बोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब जैसे एक अनुवाद मैं और छोटा सा पूछता हूं, आई डिक्लेयर दैट डॉट 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 डॉट, जाने आगे क्या लिखा है? केवल इतना ही, आई डिक्लेयर दैट। इसका अनुवाद क्या होगा? मेरे जितने साथी यहां पर जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं कि कुछ बहनें भी हैं, कुछ हमारे युवा साथी भी हैं। अभिषेक जी, अगर इन दोनों लोगों से अनुवाद करा लिया जाए तो पूरा जेंट्स पार्टी लिखेगी कि मैं घोषणा करता हूं, और जितनी दीदी हरे हैं वो सब लिख देंगी मैं घोषणा करती हूं।
अरे ये दोनों अनुवाद गलत हैं।